भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। दरअसल किसानों के साथ बातचीत बन क्यों नहीं पा रही? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद जिसमें कमेटी बनाने की बात है, उस कमेटी पर सवाल है। अब सवाल यह है कि देश विरोधी ताकतों का नाम भी बहुत सामने है, जो सरकार और कहना चाहिए कि ने बार बार इस बात को रखा भी कल कोर्ट में, और ये बात भी सामने आई कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो इस तरफ इशारा कर रही है। आखिर ये पूरा माजरा क्या और इसको लेकर सवाल क्या है, या ये सिर्फ एक बात है किसानों को बदनाम करने की? इस पर भी एक सवाल बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो सवाल है इसको देखते हैं। किसान आंदोलन पर बंटा गुमराह गैंग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष में रार। सुप्रीम कोर्ट की समिति पर सियासत शुरू। कमेटी पर सवाल उठाकर घिरी कांग्रेस। किसान आंदोलन पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के कृषि सुधार कानून पर रोक लगाने और समाधान के लिए कमेटी बनाने के बाद उम्मीद थी कि 48 दिन के आंदोलन के बाद किसान अपने घरों को लौट जाएंगे, लेकिन ये उम्मीद उसी वक्त खत्म हो गई जब सियासत के गलियारों से कमेटी के विरोध में स्वर फूटने लगे। नतीजा 49वें दिन भी किसान बॉर्डर पर डटे रहे। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर सियासत की शुरुआत राहुल गांधी के ट्वीट से हुई, जिसमें उन्होंने सवाल उठाते हुए लिखा, क्या कृषि विरोधी कानूनों का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? ये संघर्ष किसान मजदूर विरोधी कानूनों के खत्म होने तक जारी रहेगा। लेकिन विपक्ष में टकराव और एक राय नहीं होने की बात तब सामने आई जब महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सत्ता में बैठी एनसीपी के चीफ शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कमेटी बनाए जाने का स्वागत किया। लेकिन इससे ठीक उलट कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर सवाल उठा दिए, जिसमें उनका साथ कुछ विपक्षी दलों ने भी दिया। Farmers were very happy at the fact that the enforcement of the law was stayed by the Supreme Court. But moment they learnt about the constitution of the committee, they were very upset because these four people were the authors perhaps of the policy. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण रूप से संजीदगी का परिचय देते हुए सरकार के समक्ष एक खिड़की खोली। अब सरकार की काबिलियत चेतना पर निर्भर करता है कि इस खिड़की से दरवाजा निकाल पाते हैं कि नहीं, वो देखना होगा। हाँ, दुविधा की परिस्थिति ये है कि जो कमेटी बनी है ना, वो कमेटी मुझे लगता है कि उसमें भरोसा नहीं हो पा रहा है किसानों का। कांग्रेस ने कमेटी के सदस्यों को सरकार और कृषि सुधार कानून का समर्थक बताते हुए सवाल उठाए, जिसके बाद दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान भी कांग्रेस की बोली बोलते नजर आने लगे। एक तरफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर जोर शोर से सवाल उठा रही थी और उसके सदस्यों को सरकार का समर्थक बता रही थी, तो इसी बीच कमेटी के 4 सदस्यों BS मान, अनिल घनवट, अशोक गुलाटी और डॉक्टर प्रमोद जोशी में से एक सदस्य BS मान का एक वीडियो सामने आ गया, जिसमें वो कांग्रेस का समर्थन करते दिखे। We have always been saying that please stop this, but every time formal manifestos used to be coming in and nothing concrete was happening. इसके बाद कांग्रेस अपने ही जाल में फंसती नजर आई। कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को सरकार का समर्थक बता रही थी। उनमें से एक पर कांग्रेस के समर्थक होने का दावा किया जाने लगा। इतना ही नहीं, BS मान वीडियो में कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन भी कर चुके हैं, जबकि अशोक गुलाटी मनमोहन सरकार में बड़े पद पर रह चुके हैं। कमेटी के 2 सदस्यों के कांग्रेस से रिश्ते होने का दावा किया गया, तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर किसानों के मुद्दे पर सियासत करने के आरोप लगाने का मौका नहीं छोड़ा। ऐसा जब कोई व्यक्ति कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते, तो मैं सोचता हूँ उस स्थान पर राजनीति हैवी हो जाती है, और ऐसी बात करने वाले निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित लोग हैं, जो नहीं चाहते कि इस समस्या का समाधान शांति प्रिय निकले। वो जो विपक्ष है वो आग में घी डालने का काम कर रही है, और वो लोग नहीं चाहते कि शांति प्रिय कोई निर्णय हो।
कमेटी के सदस्यों का मुद्दा गरमाया तो कांग्रेस को भी सफाई देनी पड़ गई। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि तीनों काले कानून गलत है, और भूपेंद्र सिंह मान जी का क्या है कि वो मोदी जी के साथ है। मैंने आपको जो कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति का कांग्रेस से ताल्लुकात हो ही नहीं सकता। उधर सियासत के बीच किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन इसी बीच किसान आंदोलन की आड़ में गड़बड़ी फैलाने की खालिस्तानी आतंकियों की नई साजिश भी सामने आ गई। खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराने पर करीब 2 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। इससे पहले भी किसान आंदोलन में खालिस्तानी समर्थकों की भूमिका के आरोप लगते रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आईबी की रिपोर्ट देने की बात भी कही गई। किसानों के मुद्दे पर एक के बाद एक हो रहे खुलासे के बाद दावा किया जा रहा है कि किसानों का आंदोलन अब अपने हक की मांग से आगे बढ़कर दूसरे रास्ते पर चल पड़ा है, जिसे कभी विपक्ष तो कभी आतंकी संगठन हवा दे रहे हैं। बगैर वक्त गवाए सबसे पहले मेहमानों से तारुफ कराएंगे आपके, जो हमारे साथ आज की बातचीत में शरीक हैं। गुरु प्रकाश जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभय दुबे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी। राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ मौजूद है, और बहुत काफी समय से राजकुमार भाटी जी आते रहे किसानों के मुद्दे पर, आज एक बार फिर से हमारे साथ शरीक हो रहे, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। आमिर हैदर जैदी साहब सीपीआई नेता हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विजय सरदाना जी कृषि अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद है, शुक्रिया विजय जी। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभय दुबे जी मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि तमाम सारी बातचीत है, मैं देश विरोधी ताकतों के बारे हिस्से में मैं बाद में आऊंगा। अभय जी मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहता हूं कि बात बनना चाहती, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात को कि कमेटी गठित हुई है, उस पर सवाल क्यों है? आप सुप्रीम, पहले चलिए कानून को लेकर बात थी, वो तो कहा कि वो स्टे कर देता हूं, आप नहीं मानेंगे, सरकार से कहा नहीं तो हम ही स्टे कर देंगे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, तो कुछ हिस्सा मानेंगे कुछ हिस्सा नहीं मानेंगे, ये इससे तो बात नहीं बनेगी। रास्ता कैसे निकला है? 49 दिन हो गए। अभय दुबे जी देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट कानून की वैधानिकता पर, उसकी संवैधानिकता पर निर्णय दे सकती है, मगर कानून की विकृतियां पैदा मोदी सरकार ने की है, पार्लियामेंट में की है, उसको ठीक तो मोदी सरकार को ही करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जो चारों सदस्य हैं उन्होंने सिलसिलेवार, चाहे वो अशोक गुलाटी हो, अशोक गुलाटी जी ने कहा कि ये जो कानून है ये भारत के किसानों का नया मार्ग प्रशस्त करेगा, ऐसा मोदी सरकार ने नया कानून लाया है। बाय द फॉर्म बिल्स आर सेट इन द राइट डायरेक्शन, वो कह रहे हैं कि जो ये कानून है ये सही दिशा में उठाया हुआ कदम है। दूसरा अनिल धनवट है, अनिल धनवट बढ़ चढ़कर ये कहते हैं कि ये किसानों के हित में लिया गया निर्णय है। उसके बाद प्रमोद जोशी तो ये तक कह रहे थे का नहीं बताते हैं, शरद पवार जी का नहीं बताते हैं। हाँ बता रहा हूं, शरद पवार जी सब पर आऊंगा सिलसिलेवार, 10 सेकंड का समय दीजिए। आज मैं बड़ा खुलासा करना चाहता हूं, एक जो झूठा शपथ पत्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। मोदी सरकार ने शपथ पत्र झूठा ये दे दिया अभी 11 जनवरी को कि ये शपथ पत्र हम इसलिए दे रहे हैं सर्वोच्च अदालत में कि ये बार बार दुष्प्रचार किया जा रहा है कि इस कानून को बनाने के पहले स्टेक होल्डर से, अर्थात किसानों से और देश के नागरिकों से बात नहीं की गई, जबकि उन लोगों से विस्तृत चर्चा करने के बाद ये कानून लाया गया है। ये खुलासा इसके 11 और 15 जनवरी 2 आरटीआई डाली गई और पूछा गया सरकार से कि बताइए डिटेल क्या है, किन लोगों से कंसल्टेशन किया गया, किस समय किया गया, उसका आउटकम क्या था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कंसल्टेशन कब हुआ? सन 2000 में गुरु कमेटी ने उसमें कंसल्टेशन किया। फिर कब किया? 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी मॉडल एक्ट लेकर के आए तब उन्होंने कंसल्टेशन किया। आश्चर्यचकित बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो जो मॉडल एक्ट दिया था उसमें 26 जून 2001 को जो टास्क फोर्स बना था उसने कहा था कि ये राज्यों का अधिकार है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हम मॉडल एक्ट दे रहे हैं और ये कानून राज्य लागू करें। एक और खुलासा आपके शो में पहली बार करता हूं, ये सारे के सारे 6 कानूनों के प्रावधान, प्रधानमंत्री जी गौर से सुनिएगा,
ये 6 प्रावधान, चाहे वो यूनिफाइड लाइसेंस की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, चाहे वो ई ट्रेडिंग की बात हो, चाहे इंटरस्टेट ट्रेड की बात हो, ये लागू है 25 स्टेट्स में, 15 से 25 स्टेट में। आपने जवाब दिया है दिसंबर 2019 को लोकसभा में, जब पूछा गया आपसे प्रधानमंत्री जी, तो फिर इस कानून में विकृति क्या पैदा कर दी, जिसके कारण किसान कह रहा है कि समर्थन मूल्य को अनिवार्य कर दो निजी क्षेत्र में। आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के सेक्शन 2(1) में 1A ऐड कर दिया और यह कह दिया कि जब तक पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम में 50 से 100% की वृद्धि नहीं होती, सरकार इंटरवीन नहीं करेगी, और जो फूड प्रोसेसिंग वाले हैं और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट हैं वो तो असीमित मात्रा में संग्रहित कर लें। एक आखिरी उदाहरण मैं देता हूं आपको प्रतीक जी, आज सोयाबीन का भाव समर्थन मूल्य 3,880 रुपए है, 5-10% कम ज्यादा मिल रहा है, लेकिन सोयाबीन तेल का भाव 80 रुपए से 145 रुपए पहुंच गया। जनवरी में इन्होंने ऑयल के इंपोर्ट पर रोक लगा दी सरकार ने, और अब इंटरवीन करने को तैयार नहीं। 3 बड़े घराने हैं जो सोयाबीन के ऑयल में अभी कूदे हैं, जिसमें एक बहुत बड़े योग गुरु भी हैं जो सोयाबीन का कारोबार में कूदे हैं। एक आलू इंपोर्ट कर लिया 10 लाख मेट्रिक टन विदेशों से, 40 रुपए का बीज किसान आलू का लाया, 12 रुपए में उसको आलू बिक रहा है बाजार में, और इंपोर्ट आखिरी बात मक्का का किसान जब त्राहिमाम कर रहा था 750 रुपए मक्का की कीमत थी, 1850 रुपए का, तब 5 लाख मेट्रिक टन विदेशों से इंपोर्ट कर लिया। क्यों कुठाराघात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी किसानों के साथ? आप सामने क्यों नहीं आते? जिस दिन आप मध्य प्रदेश में बात कर रहे थे उस दिन मध्य प्रदेश की 47 मंडियां बंद हो गई प्रधानमंत्री जी, 140 मंडियों में व्यापार आता रह गया प्रधानमंत्री जी। अबे जी, मैंने आपका पॉइंट लिया। अबे जी, हमने आपका पॉइंट लिया, आपने अपनी बात रखी, और आपने ये खबर भी नहीं बताई, ये खबर बतानी चाहिए थी। कर्नाटक में किसानों ने एमएसपी से ज्यादा का भाव पे सौदा किया, ये नहीं बताया आपने, पता नहीं क्यों नहीं बताया। इस बात का मक्के का बात तो आपने उल्लेख किया, लेकिन ये ज्यादा पुरानी खबर नहीं है। अबे जी, बहुत पुरानी खबर नहीं है, अभी 3 दिन पहले की खबर है, जिसपे एमएसपी से ज्यादा भाव पे सौदा किया गया। ये पता नहीं क्यों नहीं उल्लेख किया आपने, एनसीपी वाला उल्लेख क्यों नहीं किया। मैंने पूछा था कमेटी पे, अगर एतराज है तो आपकी अपनी क्या विचार है? यही है कि रद्द किया जाए, तो ये फिर 49 दिन हुआ, ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। मैं आता हूं, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम, ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। बीजेपी का पक्ष, यही तो दुर्भाग्य है, ये शरद पवार जी की चर्चा नहीं करेंगे, ये कर्नाटक की चर्चा नहीं करेंगे, ये राजस्थान की चर्चा नहीं करेंगे, जहां पे लोन वेवर के लिए प्रॉमिस किया गया और पता नहीं वो लोन वेवर कहां चला गया है। देखिए, मैं आज आपके माध्यम से न्यूज़ 18 के दर्शकों को बताना चाहता हूं, आज ही के दिन 5 साल पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। नहीं, इन्होंने कहा कि कंसल्टेशन नहीं किया गया, करोड़ किसान उससे लाभान्वित हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि कंसल्टेशन नहीं किया गया, सरकार ने कहा एफिडेविट में कि नहीं, हमने कंसल्टेशन किया है। इनका कहना है, जो 2 पॉइंट है जहां पे मैं टू द पॉइंट आप चाहता हूं कि उसका उल्लेख करिए आप। सुप्रीम कोर्ट में ये, और ये किसान कहते हैं जैसे आपने कमेटी बनाई, बगैर कंसल्टेशन की आपने कमेटी बना दी। सर, आपने जितना समय उनको बिना हस्तक्षेप किए दिया, मैं तो आपकी मुझे भी दिया जाए। ऑफ कोर्स मैं उतरा दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि टू द पॉइंट सवालों के जवाब आ जाए। मैं टू द पॉइंट आ रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताने दीजिए कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन ही 5 साल हुए एक बहुत ही ऐतिहासिक योजना के, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके माध्यम से लगभग 29 करोड़ किसान लाभान्वित हो चुके हैं। हर साल 5.5 करोड़ किसान जुड़ रहे हैं, 90,000 करोड़ सरकार दे चुकी है। पहली बात। दूसरा बात, आप कंसल्टेशन का कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको कि कंसल्टेशन तो 30 साल से हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स होना चाहिए, किसने नहीं कहा है? अशोक गुलाटी जी ने कहा है। कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र बैठे हैं, उस समय आर्थिक सलाहकार थे कौशिक बसु जी, उस समय आर्थिक सलाहकार थे रघुराम राजन जी, उस समय आर्थिक सलाहकार थे अरविंद विरमानी जी। इन तीनों ने लगातार कहा है, निरंतर कहा है कि एपीएमसी में रिफॉर्म होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने तो अपने 2019 के इंग्लिश के घोषणा पत्र में यह भी कहा था कि हम रिपील कर देंगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये कि समस्या कुल मिलाकर के ये है प्रतीक जी, इनके लिए किसान की परिभाषा है कि बड़े किसान बड़े ईमानदार। इनके लिए वो छोटे किसान जो 86% के किसान हैं, उनकी चिंता हमारे लिए सर्वोपरि है, वो थी और
बनी रहेगी। और बार बार सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को सिलेक्टिवली एक्सेप्ट करना कि नहीं जी ये तो हमारे पक्ष में, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये जो कमेटी का कॉम्पोजिशन है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस इनका दर्शाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निरंतर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान में 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और गवर्नेंस, इन तीनों के समन्वय से चलता है। हमारी सरकार ने स्वीकार किया है, विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशन दिया है। मैं आग्रह करूंगा कि किसान संगठनों को भी स्वीकार करना चाहिए। हमारी बातों की पुष्टि की गई है। सरकार निरंतर कह रही थी आंदोलन के स्थान से आप सीनियर सिटीजन को हटाइए, आंदोलन के स्थान से आप बच्चों को हटाइए। सुप्रीम कोर्ट ने अंततोगत्वा हमारी बातों की पुष्टि की है। अभी भी विपक्ष के लोग किसान संगठन को बरगलाने का काम कर रहे हैं। यही दुखद है, यही दुर्भाग्य है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर। आप सुनने का धैर्य रखिए, आप सुनने का धैर्य रखिए सर, आप सुनने का धैर्य रखिए। नहीं, आप सुनने का धैर्य रखिए। आप लोगों ने क्या किया था? एक सेकंड, आप लोगों ने क्या किया? नहीं, मैं सुन रहा था आपकी बातों को, मैं सुन रहा था आपकी बातों को। नहीं, आप लोगों ने, आपका कुल कृषि बजट कितना था? यूपीए का कुल कृषि बजट कितना था? देखिए 10 साल पहले यूपीए का कृषि बजट 12,000 करोड़ था। 10 साल पहले यूपीए का कृषि बजट मात्र 12,000 करोड़ था। अभी 2019-20 में 1.5 लाख करोड़ हो गया है। 12,000 करोड़ आपका कमिटमेंट था, अब 1.5 लाख करोड़ हो गया है एग्रीकल्चर के प्रति। आपको तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार है नहीं। आपके नेता धनिया और मेथी में अंतर नहीं कर पाते हैं, उनको तुअर दाल और मसूर दाल का अंतर नहीं पता है। ट्रैक्टर पे सोफा सेट चिपका के हाथ हिलाने चले जाते हैं। यही दुर्भाग्य है ना। आप लोगों ने संस्थागत रूप से सिर्फ उनकी चिंता की है जो 6% किसान थे। हम लोगों की चिंता में वो 6% भी है, वो 86% भी है। जो एमएसपी से लाभान्वित होते हैं उनकी भी चिंता करेंगे, जो एमएसपी से लाभान्वित नहीं होते उनकी भी चिंता करेंगे। दोनों को मैं विनम्रतापूर्वक रोकना चाहता हूं। ऑडियो डाउन। दोनों को मैं विनम्रतापूर्वक रोकना चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनाई नहीं पड़ता, फिर दर्शक कहता कि मुझे आप दोनों की आवाजें नहीं आई। गुरु प्रकाश जी मैं रोकना चाहता हूं, गुरु प्रकाश जी मैं रोकना चाहता हूं। बराबर चांस दिया मैंने, मैं आपके पास फिर से आ जाऊंगा। दिक्कत सबसे बड़ी है और परेशानी इस बात को लेकर है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के माध्यम से कि देश विरोधी ताकतें जो हैं हावी है वहां पे हैं। ये एक दिक्कत तलब बात है जिस पे भी गौर करना चाहिए। मैं अवनिजेश जी आपके पास आता हूं, उसके बाद राजकुमार भाटी जी। ऐसा है प्रतीक जी, बड़ी साफ सी बात है। 80 के दशक में ये सार्वजनिक रूप से सबको मालूम है कि अकाली दल को वहां पर साइडलाइन करने के लिए, पंजाब में कांग्रेस को प्रतिष्ठित करने के लिए कांग्रेस ने भिंडरावाला का और खालिस्तान का प्रयोग किया। बाद में वो उनके अपने गले पड़ गया, ये भी सबके सामने है। कांग्रेस लगातार सत्ता में आने के लिए, सत्ता के लिए ऐसी उसकी लाट टपकती है कि देश के विरोध में उनके मंत्री पाकिस्तान जाके कहते हैं कि मोदी को हटाने के लिए भैया आप ही हमें सहयोग दे दो। चीन में जाकर के समझौता करते हैं जाकर के, और लगातार उल्टे सीधे बयान देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है प्रतीक जी, बड़ी साफ सी बात है कि अगर एक सेकेंड 10 सेकेंड प्रतीक जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं अरे सब नहीं, अब प्रतीक जी इनका डाउन करिए। अगर दर्शक दोनों की बात सुन सकते हैं, अगर दर्शक दोनों की बात सुन सकते हैं, आई विल गिव यू चांस। मैं आपसे राजकुमार भाटी जी का नाम लिया मैंने, अबे मैं आपको दे दूंगा चांस इसके बाद, लेकिन प्लीज डिसिप्लिन, लेट हिम कंप्लीट। Yeah, 10 सेकंड। और भूपेंद्र सिंह मान को, जो इस कमेटी के सदस्य हैं, उनको कांग्रेस ने राज्यसभा का सदस्य बनाया था। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगाई है, 2 महीने का समय दिया है, तमाम वो लोग जो अपने आप को किसानों के समर्थक बताते हैं और इन कानूनों की खामियां उनको मालूम है, कमेटी के सामने वो खामियां रखें जाकर के। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में सारी बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं कि देखो जी हमने ये तर्क दिए, ये किसानों की है, और फिर भी नहीं मान रही कमेटी है। लेकिन वहां तो वकील जाते नहीं इनके। जब ये बात थी तो कल ये वहां पर वकील गए नहीं वहां पर। इसका वकील किस पार्टी का सब जानते। अबे राजकुमार भाटी जी का नाम मैंने लिया था। अगर आप इजाजत देंगे, तो मैं राजकुमार भाटी जी को बोलने का चांस देना चाहता हूं। राजकुमार भाटी जी, ये सवाल है, कुछ वकील गए नहीं, अब सवाल ये है कि देश विरोधी ताकतों को लेकर तमाम एजेंसीज सतर्क हैं। जी राजकुमार भाटी जी।
प्रतीक जी, एक तो मुझे शेर याद आता है कि बुद्धिजीवी फिर इकट्ठे हो रहे हैं, फिर जरूरी प्रश्न टाले जाएंगे। क्या बात है? फिर जरूरी प्रश्न टाले जाएंगे। ये जरूरी मुद्दों को बरगलाने के लिए बड़े बड़े बुद्धिजीवी इधर उधर की तिकड़म। दूसरी बात में जो आपने सवाल किया आतंकवादियों और खालिस्तानियों के बारे में, मैं एक आपको बहुत छोटा संस्मरण सुनाना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में। इटली में जब मुसोलिनी का तानाशाही राज था, पिकासो वहां पे बहुत बड़े चित्रकार थे। पिकासो ने एक चित्र बनाया कि चौराहे पे कुछ लोग मुट्ठी बांध के नारे लगा रहे हैं और पुलिस उन पर लाठी बजा रही है। वो उसके मुसोलिनी के खिलाफ चित्र था। वो चित्र उनके पास तक पहुंचा, उन्होंने पिकासो को पकड़ के बुलवा लिया और उनसे पूछा कि ये चित्र किसने बनाया। तो पिकासो ने कहा, सर आपने। आप मेरी बात समझ गए होंगे, जो बुद्धिजीवी लोग समझ गए होंगे। अगर ये स्थितियां पैदा हुई हैं कि बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, लोग मर रहे हैं, अगर आतंकवादी घुस रहे हैं, देश विरोधी ताकतें उनका लाभ उठाने के प्रयास में हैं, तो ये स्थिति पैदा किसने की? ये माननीय मोदी जी की सरकार ने पैदा की। आप ऐसे कानून क्यों लेकर आए जो किसानों को मंजूर नहीं है? और फिर किसानों की बात आप सुन क्यों रहे? आप हजार बहाने लगा लें, हजार तरह के बुद्धिजीवियों को ले आए, हजार रास्ते निकाल लें, लेकिन लब्बो लुआब तो यह है कि आपको अपनी जिद पे अड़े रहना है। आपको ये कानून वापस नहीं लेने हैं। देश का कौन सा अहित हो जाएगा? देश के लोकतंत्र का, देश के संविधान का कौन सा अहित हो जाएगा? माननीय मोदी जी का कौन सा अहित हो जाएगा? अगर थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो अंबानी अडानी का होगा या बड़े पूंजीपतियों का होगा। अगर देश के 25 करोड़ 30 करोड़ किसानों को राहत मिल जाएगी, ये कानून वापस हो जाएंगे, तो इसमें आपका कौन सा स्वाभिमान आड़े आता है? कौन सी जिद आड़े आती है? क्यों आप अड़े हुए हैं? प्रश्न केवल ये है, जब किसान इन कानूनों को नहीं चाहते तो कृपया आप इन्हें वापस ले लीजिए। प्रश्न इससे बड़ा है बाटी जी कि किसी भी जगह के किसान हो, ये मैं तो कहता हूं कि अगर सिर्फ पंजाब और हरियाणा की और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कही जाती है तो अलग थलग करके उनको बहुत ज्यादा दिन तक सड़कों पे बैठे रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रतीक जी, किसी भी किसान को इसका लाभ नहीं है, किसी भी किसान को इन बिलों का लाभ नहीं है। मैं वही बात, तुरंत हल होना चाहिए, तुरंत हल होना चाहिए और यह अराजकता की स्थिति बन जाएगी और इसको सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है और सारे जिनकी ओर इशारा आप कर रहे हैं वो स्थिति धीरे धीरे उसी तरफ चलती जा रही है और इसको समझना चाहिए, इसको समझना चाहिए। ये बहुत गंभीर हो सकता, लाभ उठाना चाह रही हो, इसका दुरुपयोग करना चाह रही हो, तो आप इसे खत्म करिए। आपके हाथ में इजाजत तो नहीं दी जा सकती ना सर, ये इजाजत तो नहीं दी जा सकती ना सर। इसके लिए तो बहुत, इसके रिपरकशंस क्या है? आप प्रतीक जी 10 सेकंड और ले लूं मैं, केवल 10 सेकंड। ये पहली बात तो हम इस बात से सहमत नहीं है कि इनमें कोई अराजक तत्व हैं, आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं। लेकिन अगर ये बात मान भी ली जाए तो देश विरोधी ताकतें तो ताक में लगी रहती हैं कि कोई ऐसा मौका मिले जहां आप देश का नुकसान कर सको। उन ताकतों को आप अवसर क्यों देना चाहते हैं? आप अपने लोगों को भड़का रहे हैं, लोग मजबूर हो रहे हैं आंदोलन पे, तो इस कारण को हटा दीजिए। नहीं, जो पिकासो ने कहा था कि सर ये दृश्य आपने बनाया, ये चित्र आपने बनाया, माननीय मोदी जी, स्थिति आपने पैदा की है और आप ही इसे खत्म कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का, बुद्धिजीवियों का, कमेटी का बहाना मत बनाइए। आप ये बिल वापस ले लीजिए, शांति हो जाएगी, कोई देशद्रोही ताकत सिर नहीं उठा पाएगी। ये देश के किसान जो है यही देश की रक्षा कर रहे हैं, इन्हीं के बेटे फौज में हैं, इन्हीं के बेटे पुलिस में हैं। जी गुरु प्रकाश, मैं अब इसके बाद गुरु प्रकाश आपके बाद दे रहा हूं, फिर मैं आ रहा हूं। हाँ नहीं मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आदरणीय भाटी जी की बातों को सुन रहा था। आदरणीय भाटी जी को मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि दिसंबर 2019 में समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने रिकॉर्डेड कहा था कि एपीएमसी में रिफॉर्म होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज ऑफ रूरल इंडिया, भारतीय किसान यूनियन मान, भारतीय किसान यूनियन किसान, अभी कुछ दिनों पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते, उनका संगठन ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन, तमाम किसान संगठनों ने समर्थन दिया है इन रिफॉर्म्स का। और ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट के अलावा, बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता, के अलावा नहीं, आप अरे भैया बात पूरी हो जाने दीजिए, ये उचित नहीं है। मैं आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मैं आ जाऊंगा, कोई भी किसान खुश नहीं है। अरे कोई भी किसान खुश नहीं है, कोई भी किसान खुश नहीं है, सब किसान दुखी है। बाप रे बाप, इस प्रकार का दुर्भाग्य भाई मत कहिए आप लोग। सारे किसानों के प्रवक्ता आप नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों की आप बात कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में तो आंदोलन नहीं हो रहा है, आंदोलन बिहार में तो नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में तो नहीं हो रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य। लेकिन इसके बावजूद मैं पुनः कहता हूं, वो 6% किसान भाई, वो 86% किसान भाई जो एमएसपी अम्ब्रेला से बाहर भी हैं, 135 करोड़ लोगों ने हम लोगों को चुन के भेजा है। लोकतंत्र के मूल, लोकतंत्र की
आस्था में हम लोग का विश्वास है और हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हम लगातार निरंतर संवाद कर रहे थे, संवाद करते रहेंगे। अफकोर्स आ रहा दुबे जी आ रहा हूं, लेकिन आमिर हैदर जैदी के पास जाना है मुझे। जी जी भाटी जी क्लियर कर लीजिए। दोनों ही बातें बहुत नासमझी की और बेकार की बातें हैं कि हम इतने लोगों ने चुन के भेजे हैं। आप चुन के भेजे हो तो आप गलत करोगे तो वही लोग विरोध भी कर रहे हैं नहीं आपका। दूसरे कभी कहते हैं मुलायम सिंह यादव जी ने मांग उठाई थी, कभी कहते हैं कांग्रेस ने उठाई थी, मनमोहन सिंह ने उठाई थी। अब आप उनके इतने समर्थक हो गए कि उनके आदर्शों पर आप चल रहे हैं, उनके इशारे पर चल रहे हैं। अगर उन्होंने कहा था तो ऐसे कानून बनाने के लिए कहा था क्या? ये कानून हमने बहुत बारीकी से एक एक प्रावधान पढ़ा है। ये कानून किसान के विरोध में है, खेती को बर्बाद कर देंगे। सर लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। लोकतंत्र लोकराज से चलता है। और वंशवाद चल रहा है। गुरु भाई समाजवादी पार्टी नहीं है, प्रकाश जी आप फिर मेरे बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं चुप हो गया था। बेटा का राज नहीं है गुरु प्रकाश जी। अब आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं। अनावश्यक गुरु प्रकाश जी सुन लीजिए, गुरु प्रकाश जी सुन लीजिए, अनावश्यक बात बोल रहे हैं। गुरु प्रकाश जी ऐसे कर रहे हैं आप। अरे मैं तो आपके कहते ही जनता का परिचय दीजिए। भाटी जी की बात सुन लीजिए। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। जनता की भावनाओं का सम्मान करने से लोकतंत्र चलता है। आप लगातार अपनी जनता को अपमानित करते हैं, किसी को आतंकवादी बताते हैं, किसी को देशद्रोही बताते हैं, किसी ये गलत है। किसने बताया? किसने बताया? देखिए नेशनल टेलीविजन पे आप ये झूठ नहीं बोलेंगे। किसने बोला? आपकी पार्टी बताती है। भाटी जी एक नाम बताइए आप। आपकी पार्टी बताती है, आपके पार्टी के तमाम प्रवक्ता, तमाम एमपी। किसने बोला है? आप एक नाम बताइए, एक नाम बताइए, एक नाम बताइए। आपकी पार्टी क्या बोलती है मैं बताऊं? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मैं बोल रहा हूं ये बात। पार्टी बताइए। मैंने मना कर दिया भाटी जी, मैंने आपकी बात कह दी। आप बोल रहे हैं आपकी पार्टी बताती है, किसने बोला है? उसको छोड़ दें, हमें समाधान की ओर बढ़ना है। सवाल ये है, अरे पूरा देश नहीं सुन रहा क्या? आप झूठ बोलोगे तो क्या आप पूरा देश नहीं सुन रहा कि क्या आपकी पार्टी के लोग हैं, विदेश से पैसा आ रहा है, ये बरगलाए हुए हैं, खाने के वजह से हाशिए पे चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो लोग पूछ नहीं रहे हैं आपको, और आपके दिल्ली के एमपी ने कहा कि ये भड़वे हैं, ये किसान भड़वे हैं। दिल्ली के एमपी ने आपके सांसद लगे किसान भड़वे हैं। हाशिए पे चले गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता मैं दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब उसका उल्लेख मत करिए, जो पुरानी बातें हैं जो उसका उल्लेख न करें। हम समाधान के डिबेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मैं डिबेट नहीं कहता हूं, बातचीत कहता हूं। और मैं बातचीत, भाटी जी जो ये बात गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं, कह रहे हैं कंसल्टेशन इज अ सतत प्रोसेस, वो लगातार चलता चला आ रहा है, जिसमें कांग्रेस भी शरीक है, समाजवादी पार्टी भी और तमाम विपक्षी पार्टियों जिन्होंने इस रिफॉर्म्स की बात कही थी। अब लेकिन जो खतरा जिसकी तरफ आप कह रहे हैं कि वो सामने है, मैं आमिर हैदर जैदी साहब के पास मैं दुबे जी मैं दे दूंगा टाइम, क्योंकि पैनल में बहुत टाइम है। जी आमिर हैदर जैदी साहब अपनी पॉइंट करिए, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगा। जी आमिर हैदर जैदी साहब। प्रतीक जी एक पहले शेर सुनाता हूँ। गुल का गुलशन बेच दिया, खार का मदफन बेच दिया, उसको माली कैसे कह दूं जितने गुलशन बेच दिया। एक मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी, हंसनी उल्लू की है। एक गांव था, छोटा सा मामूली सा, 30 सेकंड में बता देता हूँ। हंसनी उल्लू की है। एक गांव था जो आधा उजड़ा हुआ था, आधा बसा हुआ था। तो वहां से ये था कि इस साइड में उल्लू रहता है और इस साइड में कहना चाहिए उल्लू नहीं रहता। तो उधर से हंसनी गुजर रही थी, तो हंसनी ने कहा कि भाई ये मामला है, चलो एक दिन। उल्लू ने कहा हंसनी से, हंस से कि आप मेरे यहाँ एक दिन दावत पे आ जाइए। बुला लिया, रुका, खाना पीना खा के जब चलने लगा तो उसने कहा भाई ये हंसनी जो है तो मेरी पत्नी है। उन्होंने भाई ये कैसे हो सकता है? उन्होंने मेरी पत्नी है। पंचायत बैठ गए। पंचायत के अंदर जब पहुंचे तो फैसला ये हुआ ना भाई गवाही दीजिए। गवाही देने पाए तो सारे गांव वालों ने गवाही दे दी, भाई ये हंसनी तो उल्लू की पत्नी है, हमने भी हंस को अकेले आते देखा था, वही हसन यहाँ हिंदुस्तान में हो रहा कि हंसनी उल्लू की है। देश बर्बाद क्यों है? न्याय का पहला सिद्धांत यह है कि अगर कोई पक्षकार बैठता है तो पक्षकार का अगर यह साबित हो जाता है कि इस पक्ष का आदमी है तो न्याय की कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। आप बहस कर रहे हैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, यह आंदोलन कांग्रेस का है ही नहीं, यह कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन है ही नहीं, यह समाजवादी पार्टी का आंदोलन नहीं है। आंदोलन किसानों का है। किसानों ने यह स्वीकार कर दिया कि जी कमेटी के जो 4 लोग हैं ये पक्षकार हैं, जो पहले से ही इस कानून के पक्ष के अंदर है। जो पहले से पक्षकार हो वो किसी उस मुद्दे पर जाके फैसला कैसे सुना सकते हैं?
किसानों को सेटिस्फाई करना है। अभी आपको बता दूं, सन 2014 के अंदर गन्ने का समर्थन मूल्य जो 2014 में था वो 2021 में भी वही है, 325 रुपए कुंटल। जब चीनी 35 रुपए केजी थी, आज चीनी 50 रुपए केजी है और अडानी उठा के चीनी खरीद के 50 रुपए केजी बेच रहा है। ये कौन सा सिद्धांत है? किसान कहते हैं हमें एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। एमआरपी की गारंटी तो नहीं मांग रहा कोई, एमएसपी की गारंटी मांग रहा है। आप उन्हें किसानों को कभी आतंकवादी कहते हो, कभी नक्सलवादी कहते हो। ना 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 ना, आमिर अदर जैदी साहब, आपका बहुत सम्मान है और आप एक पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करते हैं। सवाल यही है ना, लोगों ने कहा कि आप हैं वहां पे मौजूद, इसलिए समझौता नहीं हो पा रहा या बहुत सारी चीजें नहीं हो रही, हल नहीं हो रही। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात उन्होंने कहा, किसान नेता ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं। सर मैं ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो समझौता नहीं होने दे रहे हैं। अब ये सब बताइए, कौन नहीं होने दे रहा समझौता? ये सरकार की तरफ मैं आ रहा हूं, ऑफ कोर्स दुबे जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मुझे मालूम है आपको बोलना है। जी जी जी, मैं जानना चाहता हूं सतीश साहब जी प्रतीक जी सुन लीजिए। हाँ, एक कौन लोग हैं? प्रतीक जी, किसान सुन लीजिए, किसान आंदोलन किसान यूनियनें चला रही हैं। कांग्रेस का जो किसान विंग है तो उसका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, तो किसान वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी क्यों किया जा रहा है? किसान वहां बैठे, किसानों से जाके बात करे सरकार। लेकिन ये नौ दौर की तो बात हो गई, के माध्यम से एक चोर दरवाजा खोला जा रहा है, ये तो नहीं होगी। तो 9 दौर की बात हो रही तो सरकार से बात हो रही ना। ये किसान क्या मांग रहे हैं? सरकार से मांग रहे हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे, लेकिन विजय सदाना जी को आज जाना था, मुझे ध्यान भी नहीं रहा, डिबेट में ओवर भी निकल गए ब्रेक से पहले। विजय सदाना जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि डिबेट में आप शरीक हो, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी विजय सदाना जी। नमस्कार। मैं कुछ बातें आपके सामने तथ्य रखना चाह रहा हूं ताकि डिबेट का डायरेक्शन जिस तरफ आपको ले जाना आप ले जा सकते हैं। हमारे एक साथी ने बोला कि सोयाबीन का एग्जाम्पल दिया कि सोयाबीन का रेट इतना हो गया, तेल के दाम उतने चले गए। इन्होंने सोयाबीन का एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये मस्टर्ड का एग्जाम्पल, सरसों का एग्जाम्पल देना भूल गए कि सरसों के दाम क्यों बढ़े। वहां तो कुछ आयात हुआ नहीं, वहां तो कुछ हुआ नहीं, वो तो प्योरली इंडियन फसल है। वहां क्यों एमएसपी से ऊपर माल बिक रहा है, ये जानना भी जरूरी है। तो आधी बात ना करें। दूसरा उदाहरण दिया इन्होंने मेज का, मक्के को लेके, मक्के के दाम गिर गए। सर मक्के के दाम, सबसे ज्यादा मक्का कंज्यूम होता है पोल्ट्री इंडस्ट्री में। कोविड के समय में जब पोल्ट्री का किसान चिल्ला चिल्ला के मर गया कि साहब जिस तरह से रूमर फैली जा रही है, सरकार कार्य नहीं कर रही, पोल्ट्री बर्बाद हो जाएगी तो मक्के का किसान बर्बाद हो जाएगा, और वो हुआ। अभी भी जिस तरह से बर्ड फ्लू के नाम पे बगैर साइंटिफिक फैक्ट को जाने राज्य सरकारें प्रतिबंध लगा रही हैं पोल्ट्री ट्रेड पे, आप देखना मक्के का किसान पहले मरेगा। तब अभी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बोल रही, जितने किसान नेता हैं एक ने भी पोल्ट्री फार्मर के पक्ष में एक स्टेटमेंट दिया जो आज अपनी बात कर रहे हैं। तीसरी बात, जो कानून की बात है कि साहब किसानों को नहीं चाहिए, साहब इस कानून में 21 सेक्टर है, 21 एग्रीकल्चर सेक्टर कवर है। कितने सेक्टर शोर बचा रहे हैं? 2, चावल और गेहूं वाले। बाकियों का क्या हक नहीं है इस देश में? उनसे क्या कमेटी को बात नहीं करनी चाहिए? यह भी हमें जानना चाहिए कि सब गेहूं और चावल के लिए कानून नहीं बने हैं, ये 21 सेक्टर्स के लिए कानून बने हैं। उसके बाद बात आती है एक कि साहब कमेटी के लोग पसंद नहीं है। 2 को तो मैं जानता हूं जो टेक्निकल है, किसान नेताओं को मैं नहीं जानता। मैं आपको यह कह सकता हूं, आप उनकी इंटीग्रिटी और कॉम्पिटेंसी पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये ऑब्वियसली मेरा पर्सनल व्यू है, लेकिन आई कैन बेट ऑन दैट। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, हम उस कानून की जो उसकी स्कोप ऑफ वर्क है उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कमेटी के लिए? कमेटी का जो स्कोप है वो ये है कि द पर्पस ऑफ द कमेटी इज टू लिसन टू द ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर्स रिलेटिंग टू द फार्म लॉज and views of the government and make a recommendation to the judges of the Supreme Court. कमेटी कोई नेगोशिएशन नहीं कर रही है, उसको सारी शिकायतें, सारे व्यूज इकट्ठे करके वापस जजेस को देना है। अब मुझे ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए कि इसमें कौन सी आपको एक्स्ट्रा इंटीग्रिटी की बात आ रही है? अगर आपको इतना लगता है कि ये लोग कंपाइल भी करके सरकार को और कोर्ट को नहीं दे सकते, कोर्ट की आंख बंद करके फैसला करेगा, मटेरियल फैक्ट नहीं देखेगा,
तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से इश्यू उठाए जा रहे हैं उनके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है। यह सिंपल एक बात है जिसको मुझे लगता है समाज को और जनता को समझना चाहिए कि यह कानून सिर्फ पंजाब के गेहूं और चावल के लिए नहीं है, सारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए है, जिसमें जूट भी है, कॉटन भी है, मछली भी है, फूल भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है, सब कुछ है। क्या उन किसानों का हक नहीं है इस देश में? सिर्फ पंजाब के गेहूं वाले किसानों का हक है? तो मुझे लगता है कि देश की जनता को सोचना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति चलती रहेगी और किसान को बकरा बनाते रहेंगे जैसे 70 साल तक बनाए। और किसान गरीब रहा लेकिन बिचौलिए अमीर होते गए। ये थी 70 साल की पॉलिसी। राइट सर। सदाना साहब, मुझे उम्मीद है कि अगर आपके पास तो 1-2 मिनट होगा तो आप जरूर रुकेंगे। नहीं, मेरी एक बोर्ड मीटिंग है तो मुझे ज्वाइन करना है। राइट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभय दुबे। सरदाना जी ने जाते जाते बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। सरदाना जी ने कहा कि ये सिर्फ गेहूं और चावल के विषय में ही बात नहीं है। वो जो 23 कमोडिटी जिनका समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, वो फल फूल सब्जियां जो किसान उत्पादित करता है उसका प्रश्न है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से दोनों हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री जी 2011 के नरेंद्र मोदी जी की मुख्यमंत्री गुजरात की बात मान लीजिए। यही तो तर्क दिया गया था, यही तर्क दिया गया था उनके द्वारा कि गेहूं और चावल के किसानों को ही की गई फसलों को ही प्रोत्साहन मिलता है, तो निजी क्षेत्र में जो समर्थन मूल्य पर खरीद जिस प्रकार हम करते हैं वो निजी क्षेत्र की खरीद में भी लागू की जाए, ताकि सभी प्रकार की फसलें एक जैसी किसान उगाना प्रारंभ करे। डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उस प्रकार की फसलें उगाए जहां के लिए उसकी अनुकूलता है। अभी गुरु प्रकाश जी बिहार से बैठे हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी ने रिपोर्ट दी 2015-16 में नाबार्ड ने कि हिंदुस्तान में सबसे बदतर बिहार के किसान किए क्यों हैं, क्योंकि 2006 में उन्होंने एपीएमसी एक्ट को एबॉलिश कर दिया, हटा ही दिया। हम तो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने हटा दिया तो क्या हुआ? वहां पर सरकारी खरीद केंद्र, गौर से सुनिएगा, 9000 सरकारी खरीद केंद्र थे 2015-16 में। आज जब मैं प्रतीक त्रिवेदी जी के साथ चर्चा कर रहा हूं तब 1600 रह गए। 61 लाख मैट्रिक टन गेहूं उत्पादित होता है। नीतीश बाबू की सरकार ने कितना प्रिक्योर किया? मोदी जी ने कितना प्रिक्योर किया? 5000 मैट्रिक टन। 65 लाख किसाने 1002 किसानों से खरीदी। अभी जो मक्का का उदाहरण दे रहे थे, मक्का का किसान बिहार में हाई कोर्ट तक गया कि हमारा एक दाना खरीद लीजिए प्रधानमंत्री जी, हम बर्बाद हो जाएंगे। एक दाना मक्के के किसान का नहीं खरीदा। आपके पास उदाहरण है। आप बार बार कहते हैं कि केरला में एपीएमसी एक्ट नहीं, वहां की कांग्रेस बात नहीं करती। हाँ प्रधानमंत्री जी, 6 राज्यों में नहीं है, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट और केरला में। मगर केरला में उत्पादित क्या होता है? केरला में चाय उत्पादित होती, केरला में नारियल उत्पादित होता है प्रधानमंत्री जी, केरला में रबर उत्पादित होता है, धान उत्पादित होता है, जो 4 लाख मैट्रिक टन आपने प्रिक्योर किया है वहां का। तो आप कंपैरिजन वहां का केरला से मत कीजिए। केरला पहला राज्य है जिसने फल और सब्जी की बेस प्राइस डिक्लेयर की है। उसने कहा है कि इससे नीचे खरीदने की किसी को अनुमति नहीं होगी। ठीक है अभय जी। राइट गुरु प्रकाश जी। हाँ मैं आ गया, आप ही के पास आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं, मैं आमिर अजीज, मैं आपकी इसके बाद बात दूंगा। जी नहीं बिल्कुल मेरे प्रदेश की बात की है और बिल्कुल अपने प्रदेश को लेकर हम सब भावुक होते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं प्रतीक जी, इस देश में कितने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं? 1904 में एक बना था अंग्रेजों के समय, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1904 से लेकर 1947 तक तो चलिए ब्रिटिश साम्राज्य था। उसके बाद से लेकर के 2014 तक देश में एक भी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं खुला है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके बाद था, उसका जीर्णोद्धार कब हुआ है? अरे भाई, अरे ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आपके बीच में मैं बोल रहा था क्या? आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं। अरे आप बीच में बोल रहे हैं, फिर अब आप लोग फिर आप बोल लीजिए पहले। नहीं प्रतीक जी, बहुत गलत बात है। मैं उनके बीच में 1 सेकंड में नहीं बोला था। उनके बीच में 1 सेकंड में नहीं बोला। ये बात में बोल करके जनता को भ्रमित करने का यही तो काम है ना। आपके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, सवाल का जवाब में लोकतंत्र नहीं है। अरे बात को सुन लीजिए आप। नहीं ये बहुत ये किस प्रकार का परिचय दे रहे हैं? ये किस प्रकार की परिचय दे रहे हैं? अभय जी आप तो बात कर नहीं अभय जी, आप तो लॉजिक पे बात करते थे। आप क्यों आज इस तरह से बात कर रहे हैं? जी अभय जी, आप लॉजिक पे रहिए। जी यही तो दिक्कत है। देखिए, हाथ को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये हाँ नहीं वही मैं बता रहा हूं। अभी तक देश में कितने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट थे? एक भी नहीं। अभी जीर्णोद्धार हुआ है पूसा का, किसके शासनकाल में हुआ है हम सब जानते हैं। जिस सरकार को यह हवा ही नहीं थी कि देश में एग्रीकल्चर में शोध
अरे पूसा एस्टेब्लिश कब? सारे तो झूठ आप सरासर बोलते हैं। जीर्णोद्धार कहा, या तो मैं जीर्णोद्धार कहा, आप बोल लीजिए, मैं बोल लीजिए, इस डिबेट का कोई मतलब नहीं है। इस डिबेट का कोई मतलब नहीं है। मैं बोल रही नहीं, इस डिबेट का आप वरिष्ठ हैं भाई, आप वरिष्ठ हैं अभय जी, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला था। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मेरा काउंटर करिए ना, ये उचित मेरे बीच में बोलते रहेंगे तो मैं थोड़ी कर रहा हूं। पूसा का जिक्र आप वरिष्ठ नेता हैं, जीर्णोद्धार शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। आप वरिष्ठ, हाँ तो मेरी बात बना किसी में हो सकता है, लेकिन जीर्णोद्धार तो कभी भी हो सकता है। पूरी होने दीजिए सर, बना किसी में हो सकता है, जीर्णोद्धार तो किसी से। मैं आपका जूनियर हूं, नहीं सुनिए प्रतीक जी, मैं अभय जी से कहना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक, सर मैं आपका जूनियर हूं, मैं राजनीति में नया हूं, मैं आपसे सीखने आया हूं, तो इस प्रकार हस्तक्षेप करते रहेंगे तो उचित नहीं है। तूतू मैं करके ये कोई फायदा नहीं है। समय बर्बाद कर रहे हैं न्यूज़ 18 के। गुरु प्रकाश जी आइए, मुद्दे पे आएंगे। गुरु प्रकाश जी मुद्दे पे। मैंने आपसे कहा कि सोयाबीन रिसर्च सेंटर जहां है वहां मैं बैठा हूं। ये बहुत ही गलत तरीका है, ये आप गलत एग्जांपल सेट कर रहे हैं, ये गलत आप प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रेसिडेंट मत सेट करिए देश के ऊपर बात कीजिए ना। अभय जी आपने सवाल उठाया, इनको जवाब देने दीजिए। अब आप फिर पुनः बोल रहे हैं, आप मेरी बात नहीं पूरा होने दे रहे हैं। सर मैं आपका जूनियर, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपका जूनियर हूं, मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूं। नहीं मैं कहां लड़ाई कर रहा हूं? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल, अरे आप फिर से बात हो रही, अब आप मेरी बात नहीं पूरी होने दे रहे हैं। हम लोग न्यूज़ 18 के दर्शकों को समय बर्बाद कर रहे हैं, ये गलत है। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रिसर्च, हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब बताया। अभय जी आप करते रहिए ऐसे, मतलब ये गलत बात है ना। ये तो आपको अच्छी तरह से जानते हैं आप सवाल का जवाब तो आने दीजिए ना। गुरु प्रकाश जी बोलिए। नहीं देखिए पूसा की बात मैंने कही, किसी भी कांग्रेस की सरकार यहां रही है 70 साल तक, उनको कभी भी होश नहीं आया कि एग्रीकल्चर पे रिसर्च होना चाहिए। अभी इस सरकार में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग की शुरुआत हुई है। बिहार की बात कर रहे थे, बिहार पे बहुत अच्छा पेपर लिखा है, लर्निंग फ्रॉम ग्रोथ एक्सपीरियंस। कांग्रेस के समय के ही आर्थिक सलाहकार थे अरविंद विरमानी जी, उनके इकोनॉमिक एडवाइजर थे। पेपर का टाइटल है लर्निंग फ्रॉम ग्रोथ एक्सपीरियंस, मैं माननीय दुबे जी को भेज भी दूंगा। और उसमें उनका फंडामेंटल आर्गुमेंट यही है कि जब देश का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4% था, तब बिहार का एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट एपीएमसी के रिपील होने के बाद निरंतर नेशनल ग्रोथ रेट से अधिक रहा है। बिहार में जहां पे मखाना का प्रोडक्शन होता है 85 से 90% तक का, आज सुधा शक्ति प्रोजेक्ट के माध्यम से हजारों ऐसे युवा हैं जो उससे लाभान्वित हो रहे हैं। बिहार का एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट अभी अच्छा है। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो पंजाब दूसरे नंबर पे आया करता था, वो 10वें नंबर पे आ गया है और बिहार उसमें भी ऊपर आ गया है। तो ये इस प्रकार की बातें करना कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है, बिहार में एपीएमसी रिपील करने के बाद एग्रीकल्चर की दुर्दशा हो गई है, ये उचित नहीं है, ये गलत है। पुनः मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे मानस पटल पे, हमारे केंद्र में वो किसान है जो कम भूमि वाला है, भूमिहीन है, वंचित है, दलित है। पंजाब में बॉन्डेड लेबर की हम प्रथा जानते हैं, सबसे अधिक पंजाब में दलित किसान है। उनकी चिंता कौन करेगा? उनकी चिंता कौन करेगा? अगर उन्हें बेहतर विकल्प मिल रहा है, अगर मैं पटना जिला का किसान हूं, अगर मुझे बगल के नालंदा जिला में बेहतर विकल्प मिल रहा है, तो मुझे जानने की स्वायत्ता क्यों नहीं होनी चाहिए? अभय जी ने यह भी कहा कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। सर मैं सहमत हूं, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स यूनियन का सब्जेक्ट है। और ये जो लॉ बनाया गया है वो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के संदर्भ में बनाया गया है। दूसरी बात, इसीलिए हम निरंतर लड़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अंत्योदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, उसकी चिंता हमारे लिए सर्वोपरि है। जी मैं आ रहा हूं, दुबे जी आ रहा हूं। मुझे एक बार फिर स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेगा सीधे आमिर हैदर जैदी साहब के पास जाना है, उसके बाद फिर हम आगे रुक करेंगे। जैदी साहब, सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी जब मुद्दों पे बात हो रही थी, एक पहलू वो है और एक पहलू ये है कि आप केसरी मार्च की बात है, जुलूस की बात है, ट्रैक्टर जुलूस की बात है, तमाम सारे बात आ रहे हैं। और ये भी बात आई, कोर्ट में कही गई, खालिस्तानी संगठनों का मुद्दा उठा, खालिस्तानी संगठनों के होने की बात कही, पीएफआई के भी आंदोलन में होने की बात कही। कोर्ट में कल आईबी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये तमाम सारे पॉइंट्स हैं जो ज्यादा चिंता बढ़ा रहे हैं और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि समाधान की ओर निकलना चाहिए और पहुंचना चाहिए। आमिर हैदर जैदी साहब। भाई एक घटना मैं अभी करंट की बता देता हूँ। जेएनयू के अंदर कुछ नकाब पोस्ट लोग आए और उन्होंने प्रोफेसरों पर लाठी डंडे बरसाए। इसी सरकार ने कहा साहब ये माओवादी थे, लेकिन आज तक उनका नहीं पता चला, ये बताते ही नहीं है।
दूसरे, एक इतिहास के पन्ने से बताता हूँ, कहना चाहिए कि एक अंग्रेजों के ज़माने में जब आंदोलन शुरू हुआ, देश की आज़ादी से पहले, और देश के कोने कोने में आंदोलन शुरू हुआ, तो अंग्रेज सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था साइमन कमीशन, जिसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, एक भी हिंदुस्तान का पक्षकार नहीं था। लेकिन नतीजा क्या हुआ, उसके अंदर यह हुआ कि बंगाल के और पंजाब के किसानों को विपक्ष ने बहका दिया, और उन पर ये कहा कि विपक्ष ने बहका दिया, ये विदेश से फंडिंग आ रही है, ये इसलिए कर रहे हैं। नतीजा सामने है, अंग्रेज सरकार को दुम दबा के भागना पड़ा। दूसरे, एक चीज और बताता हूं, लोहड़ी के ऊपर एक आंदोलन और हुआ था जिसमें अकबर बादशाह को लाहौर से दुम दबाकर भागना पड़ा था। ये सारे इतिहास के पन्नों से मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, जब पंजाब का किसान और उत्तर प्रदेश का किसान ट्रैक्टर से दिल्ली आ रहा था अपनी हुई चुनी सरकार से बात रखने के लिए, एमएसपी मांगने के लिए, तो हरियाणा सरकार ने किस तरह का व्यवहार किया? वहां पर कहना चाहिए गोले बरसवाए गए, गोली बरसवाई गई, नेशनल हाईवे खुदवा दिए गए। ये कौन सा व्यवहार था? और अगर किसान मान लो किसानों को विपक्ष बहका रहा है तो सरकार का जिम्मेदारी बन जाती है कि जाके किसानों से बात करे। किसानों से बात नहीं करेंगे, लेकिन ये आरोप लगाएंगे। ये चड्डी गैंग की एक मानसिकता बनती चली जा रही है देश के अंदर। ये गलत अल्फाज है। आंदोलन होता है, मैं आपको रोकूंगा, मैं रोकूंगा। ये गलत अल्फाज है, ये अल्फाज है। आप कहते हैं किसी ये गलत अल्फाज है। नो 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 नो, आई वोंट अलाउ यू, नाउ आई वोंट अलाउ यू। नहीं, अब नाउ आई वोंट अलाउ यू। नहीं, मैं कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि साइमन कमीशन किस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं? किस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं? ये आप सारे आंदोलन गिनाते हैं, 1966 का आंदोलन याद है आपको? साइमन कमीशन की तुलना किससे कर रहे हैं? बाहर आपने गोलियां जलवा दी थी। साइमन, मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूं ब्रिजेश अवस्थी जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अंग्रेजों की सेलेक्टिवली आंदोलन नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। नहीं, अमर हैदर सदी साहब, दिस इज नॉट अलाउड। दिस इज, मैं आ रहा हूं, दिस इज नॉट अलाउड। ये चीज है प्रोफेसर अविनाश अवस्थी, प्रोफेसर अविनाश अवस्थी, आप आंदोलनकारियों को कुछ भी कहेंगे और मैंने नहीं कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मसला है जी। अविनाश अवस्थी बोलता हूँ, हाँ शांत कराइए, और मुझे इतना समय दीजिए ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। मैं इतिहास से मैं भी एक बात बताता हूँ। इतिहास में क्या हुआ कि 1962 में चीन नाम के एक देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा ये चीन ने आक्रमण नहीं किया। कभी चीन पे जाओगे, कभी जापान पे जाओगे, तुम्हारे पुरखों ने जो साइमन, आप अकबर में थे, आप जब अकबर में चले गए, आमिर हैदर ज़ैदी साहब, आमिर हैदर ज़ैदी साहब, आप अकबर में थे कि नहीं थे? पर तुम चल रहे हो, आप साइमन कमीशन में गए कि नहीं गए? वो तो 62 में गए, आप तो साइमन कमीशन पे चले गए, अकबर पे चले गए। तो लेट हिम रिप्लाई। एक बार प्रतीक भाई, तो साइमन कमीशन इनके पुरखों ने बनाया था? जो आमिर हैदर ज़ैदी साहब, ऑडिट आउट। मैं किसके पुरखे तक पहुंचूंगा? कहां किसका क्या हुआ था? कैसे धर्मांतरण हुआ था? मैं पहुंच जाऊंगा पुरखों तक। फिर मैं बोलिए अविनाश जी। 1962 में इतिहास में बताता हूं कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया, भारत की फौज को रक्तदान करने से मना कर दिया भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने, और कहा कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि मानी जाएगी अगर किसी ने खून दिया तो। अच्युतन जी ने कहा कि मैं दूंगा, तो उनको डिमोट कर दिया, पार्टी से निकाल दिया पहले, और फिर उनको ले लिया, फिर बोल रहे हैं। और उसके बाद सुनिए 1900 का विरोध करने वाले ऑडियो डाउन, सुभाष चंद्र, ऑडियो डाउन। मैं एक बात कह रहा हूं। सवाल यह है कि अब बाकी सारी बातें पीछे पड़ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पश्चात, ऑब्जर्वेशन के पश्चात, आज समिति में जो सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रतीक जी आप एक बात बताइए, जब शाहीन बाग में संवाद करने के लिए भेजा था तो सुप्रीम कोर्ट ने किसको भेजा था? जिन लोगों को भेजा था वे खुली तरीके से ओपनली सीएए कानून का विरोध कर चुके थे, संजय हेगड़े, हबीबुल्ला, ये सब। लेकिन किसी ने उनके संवाद पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो नाम तय किए थे। ये वो सब लोग हैं जो कृषि वैज्ञानिक, कल तक कृषि वैज्ञानिक थे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित होते थे, आज वो एक पार्टी के हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने नाम ले दिया। ये इस तरीके से किसी भी तरीके से बात न मानने की, सिर्फ सीधे से अराजकता फैलाओ देश में ताकि सत्ता तक पहुंचो। लेकिन ऐसी पार्टियां जो हिंसा के रास्ते से सत्ता तक पहुंचती हैं, चाहे वो त्रिपुरा हो, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, उनका हाल क्या होता है कि देश में दो रह जाते हैं सिर्फ,
क्योंकि विदेशों से पैसा मिलता है चीन से, इसलिए आईफोन की फैक्ट्री जलाते हैं यहाँ पर, ताकि विदेशी कंपनियां भारत में अपनी स्थापित ना कर पाए चीन से बाहर निकल करके। जो लोग इतने घटिया, टुच्चे और विदेशी दलाल हैं, ये गैंग बोलने वालों को मैं कहता हूँ, ये नहीं, ये दलाल से घटिया आदमी है। अरे दलाल भी अपने से बचिए, इस शब्द से बचिए, इस शब्द से बचिए। 1942 में, 1962 में, 1975 में सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं। इनको देश की जनता ने वो लात मारी है। अबे दुबे जी, आ रहा हूं मैं। राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी, नोबडी विल स्पीक नाउ। राजकुमार भाटी जी, सवाल ये है कि खतरे बहुत हैं अगर ये आंदोलन इस तरह रहा, और इस खतरे की तरफ तमाम एजेंसीज भी आप इशारा कर रही हैं। राजकुमार भाटी। प्रतीक जी, एक तो ब्रेक में मैं बीच में ट्विटर चेक करने लगा तो आपके उस पे ही ट्विटर अकाउंट पे कोई सज्जन पूछ रहे हैं, राजकुमार भाटी तुमने ये बिल पढ़े हैं? ये लोग मतलब ये मानसिकता बना के बैठते हैं। नहीं, आप उस पर जाइए ना। राजकुमार भाटी को मैं जानता हूं ना, राजकुमार भाटी को मैं जानता हूं, वो खेती किसानी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वही राजकुमार भाटी को मैं जानता हूं, खेती किसानी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो आप बोलिए। मैं आपके कैमरे पे दिखा रहा हूं, मेरे पास तीनों बिलों की कॉपी है और मैंने बहुत गौर से पढ़ा तीनों बिलों को, और उन पर निशान भी लगा रखे हैं। इन बिलों में कुछ भी किसान के हित में। आपने कानून पढ़े? अरे तो ये हो गया, हैरत की बात है, कोई पूछ नहीं सकता आपसे। अरे भाई साहब, मैं अपनी बात कह सकता हूँ क्या? राजकुमार भाटी जी को बोलिए। बात कह सकता हूँ क्या? बिल्कुल कह सकते हैं सर, आप बोलिए। राजकुमार भाटी जी को बोलने दीजिए। क्या गुनाह कर दिया उसने? राजकुमार भाटी। गुरु प्रकाश जी, आप बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल पूरी डिबेट में किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला। आप बिल्कुल अनुशासन बैठा हूं भैया, दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। अवनिजेश जी बोल रहे हैं, मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा। अवनिजेश जी को तो मैं बहुत सब आदमी मानता हूँ, इसलिए मुझे लगा गुरु प्रकाश ही बोल रहे होंगे। नहीं, वो दोनों लोग, सारे लोग सब हैं, सारे लोग सब हैं। नहीं, आप जी आप बोलिए। ये बिल में सभ्य कौन है, सभ्य कौन है, ये आप तय करेंगे क्या यहाँ बैठ करके? नहीं, ये गलत बात है। ये इस प्रकार के शब्दों का उपयोग मत करिए। सभ्य कौन है, सभ्य कौन है, ये आप नहीं तय करेंगे। और खास करके आपके मुंह से बात शोभा नहीं देती है। जिस पार्टी से आप आते हैं वो सभ्य लोग ही तो आप इन्हें कंट्रोल करेंगे क्या? मैं बिल्कुल कंट्रोल करूंगा। गुरु प्रकाश जी बोलने दीजिए, भाटी जी को बोलने दीजिए। वो नहीं बोलते किसी के बीच में, वो किसी के बीच में नहीं बोलते। राजकुमार भाटी, ये राजकुमार भाटी करते हैं। राजकुमार भाटी ये जानबूझ के करते हैं, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें समझा के भेजा जाता है कि राजकुमार भाटी जी आप बोले तो बीच में बोलिए, सारे लोग सुन रहे हैं आपको, डिस्टर्ब करते रहो। राजकुमार भाटी जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या ट्रेनिंग गुरु प्रकाश जी सुन लें, कृपया सुन लें। सुन लें गुरु प्रकाश जी सुन लें, कृपया जी सुन लें। आप बोलिए। आप सर्टिफिकेट मत बांटिए तो हम सुनेंगे आपकी बातों को। हाँ सुनेंगे। आप बदतमीजी कर रहे हैं गुरु प्रकाश जी, आप बदतमीजी कर रहे हैं, कृपया सुन लें प्लीज। अच्छा, आप तय करेंगे, आप तय करेंगे, गुरु प्रकाश जी, आप यू आर अ यंग मैन, गुरु प्रकाश जी यू आर अ यंग मैन, नुकसान कर रहे हैं, शब्दों का उपयोग आप कर रहे हैं। पूरा शो आप देख सकते हैं किस प्रकार आप मजबूर हो गए हैं। आप यू आर अ यंग मैन, गुरु प्रकाश जी आप यू आर अ यंग मैन एंड अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैन। लीजिए गुरु प्रकाश जी, यू आर अ यंग मैन एंड वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी डिसिप्लिन्ड। योग्यता नहीं है गुरु प्रकाश जी, वेरी डिसिप्लिन्ड मैन। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी है, कोई बड़प्पन नहीं है। हाँ राजकुमार भाटी जी आप बोलिए। बोल सकता है इस तरह, इसमें आपको अपनी प्रतिभा का परिचय। वेरी डिसिप्लिन्ड मैन है आपके पास, बहुत वक्त है, बहुत करियर, बहुत बड़ा करियर। गुरु प्रकाश जी तो आप किए जा रहे हैं। गुरु प्रकाश जी आपके पास बहुत करियर है, बहुत बड़ा करियर है। राजकुमार भाटी जी बोलिए। शब्दों का उपयोग किया, इनको शब्द वापस मैं उसके लिए कह देता। राजकुमार भाटी जी आगे बढ़िए, कभी शब्द वापस लो आप। राजकुमार जी भाटी जी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, इन बिलों में किसान के हित में कुछ भी नहीं है। दूसरे, जो अभी उन्होंने अमीर हैदर जैदी ने एक काल्पनिक कहानी सुनाई, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं ईमानदारी के साथ प्रतीक जी। मैं एक गांव में, एक पंचायत में गया, वहां पे फैसला हुआ, एक दबंग आदमी ने एक कमजोर आदमी के प्लॉट में ईंटें लाके डाल दी, उस पर कब्जा कर लिया। तो जो दबंग आदमी था उसने ही अपने 4 पंच तय कर दिए कि भाई जो पंच तय करेंगे वो फैसला हम मान लेंगे। पंचों ने आके फैसला सुनाया जी, दोनों का विवाद है, दोनों का झगड़ा है, हम बीच में फैसला कर देते हैं, आधा आधा प्लॉट कर देते हैं। ये इस तरह ये फैसला करना चाहते हैं। हमने एक कमेटी बना दी है। अरे किसान, तुमने जबरदस्ती उनके, अरे हमने नहीं बनाई, सुप्रीम कोर्ट बना रहा है जिसमें सबका विश्वास है। भाई आप यही तो कह रहे थे अवनिजेश जी कि जब विरोध चल रहा था, एक आंदोलन और चल रहा था पहले, उसमें भी तो एक कमेटी बनाई गई, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। हाँ
जी मैं आ रहा हूं बीजेपी में आ रहा हूं। इस बात पे तो किसी को भी जी भाटी जी बोलिए। तो किसी को भी संदेह नहीं है, बीजेपी को भी नहीं है, आपको भी नहीं है कि ये चारों लोग इन बिलों का समर्थन कर चुके हैं। चारों के लेख छपे हैं बड़े बड़े अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में, चारों लोग कन्विंस कर दीजिए ना। जो समर्थन करते हैं वो पंच नहीं होते हैं, जो एक पक्ष के अपने तर्कों से उनको कन्विंस कर दें। अरे इतनी सीधी सी बात मूर्खों की उसमें दिमाग में नहीं आ रही कि जो पक्ष में होते हैं वो पंच नहीं होते, पंच निष्पक्ष होते हैं। जो एक पक्ष में खड़े हो, एक पक्ष का समर्थन कर चुके हो। गुरु प्रकाश बुद्धि रखते हो क्या? गुरु प्रकाश हम लोग अनर्गल बातें नहीं, अनर्गल बातें नहीं। अंदर आदमी जैसी सोच है कुछ नहीं छोड़िए आगे बढ़ते हैं। गुरु प्रकाश नाउ यू आंसर। गुरु प्रकाश मैं ध्यानपूर्वक प्रतीक जी मैं देखिए प्रतीक जी, मैं पैनल में उम्र में सबसे छोटा हूं, अनुभव मेरा शायद सबसे कम होगा। नहीं आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मैं बहुत ही जिम्मेदारी बहुत ही अच्छा बोलते हैं। गुरु प्रकाश आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लॉजिक के साथ बोलते हैं, और आने वाले समय में आप ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी आपकी तारीफ कर रहे थे। अभय दुबे बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी, अभय दुबे आपकी बहुत तारीफ करते हैं और कह रहे थे कि गुरु प्रकाश बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ प्रतीक जी मैं जिस संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं यहां पे, उसके 18 करोड़ सदस्य हैं, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो मैं आशा ये करता हूं, अपेक्षा ये करता हूं कि उसी ग्रेस और डिग्निटी के साथ मुझे वापस भी किया जाए। जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग दूसरों की आवाज दबा देंगे, आप संख्या में ज्यादा हैं तो आप जिनकी कम संख्या है उनकी आवाज दबा देंगे, उन्हें बोलने नहीं देंगे। सर इससे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। मेरे संगठन और मेरे परिवार ने मुझे ये संस्कार नहीं दिया है, मेरे संगठन और मेरे परिवार ने मुझे यह संस्कार नहीं दिया है कि जो आपसे उम्र में बड़ा हो उसके लिए आप इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करो। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज भाटी जी अब हम सुनेंगे बात। गुरु प्रकाश जी बोलिए। दुर्भाग्यपूर्ण, गुरु प्रकाश जी क्लैरिफाई करिए आप। जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग, जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग माननीय भाटी जी ने किया है, मैं उनका छोटा भाई हूं। जैसा बोला उन्होंने सभ्य असभ्य और बदतमीज शब्द का उपयोग किया है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं यहाँ पे। आप हो ही नहीं सकते गुरु प्रकाश, आप ही नहीं, मैं जानता हूं आपको, आप बहुत ही डिसिप्लिन आदमी हैं, बहुत अच्छी डिबेट करते हैं। प्लीज आगे बढ़िए, फिर दुबे जी को बोलना है। जी आप आगे बढ़िए। नहीं देखिए आप नहीं ये बात पे चरित्र प्रमाण पत्र देना ये उचित नहीं है। मैं उनकी पार्टी के संस्कार यहाँ पे कौन सर्टिफिकेट देगा किसको? बातों को दोहराऊंगा मैं पुनः। नहीं आप हाँ इसीलिए प्रतीक जी आपका डिबेट बहुत अच्छा होता है और हम लोग अपने आप को यदि विषय पे फोकस्ड रखें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी डिबेट चल रही थी, तर्क के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, फैक्ट के आधार पे, और मैं इन सबको अप्रिशिएट करता हूं। एक स्टूडेंट होने के नाते मैं इन सबसे सीखता हूं, चाहे अभय जी हो या भाटी जी हो। अब पुनः हम लोग अपनी बातों पर वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंततोगत्वा उन बातों की पुष्टि कर दी जो सरकार निरंतर कर रही थी। सरकार कह रही थी कि भाई समाधान संवाद से होगा, विवाद नहीं समाधान चाहिए, विवाद नहीं संवाद चाहिए। तो लगातार सीनियर सिटीजन्स को हटाना है, बच्चों को हटाना है, तो ये लगातार इससे सिद्ध होता है कि हम लोग एक रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को सेलेक्टिवली एक्सेप्ट करना, सेलेक्टिवली रिजेक्ट करना, ये उचित बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है वो 86% किसान भी हमारे केंद्र में है, और जो 6% हमारे किसान भाई सिंघू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं वो भी हमारे भाई हैं। ये सरकार आप लोगों ने ही चुन के भेजी है। ये 135 करोड़ आपकी भी तो है। ये संसद जो है, ये लोकसभा जो है, ये आशाओं का प्रतिनिधित्व के माध्यम से संवाद मेरे अनुज हैं गुरु प्रकाश। मैं चाहता हूं, जिस प्रकार मैंने भी संकल्प लिया है कि मैं कहीं भी किसी भी अपनी डिबेट में या निजी जीवन में झूठ प्रयुक्त नहीं करूंगा। 42 रिसर्च इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान के आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाए गुरु प्रकाश। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दिल्ली, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैदराबाद, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस। अरे वाराणसी तक में प्रधानमंत्री जी की अभय जी मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि 57 हो गए और यही टाइम होता है। मैं आपको अगली कल की डिबेट में, मुझे लगता है यही रहेगा मुद्दा, मैं आपको फिर से चांस दे दूंगा। और आप ही से डिबेट मैंने शुरुआत की थी, आगाज किया था। आज अभी सिर्फ इतना, आर पार का वक्त।